गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको आहार एवं पोषण फूड्स एंड न्यूट्रिशन विषय पढ़ा रही हूँ और उसमें सिलेबस के अनुसार हमारे 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं और 5th चैप्टर प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल चल रहा है। प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल में 3 न्यूट्रिएंट्स के बारे में हमको पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। कार्बोहाइड्रेट के बारे में मैंने आपको मेरे लेक्चर्स में सब समझा दिया है, उसका वर्गीकरण या फंक्शन या डेफिशिएंसी सिम्टम्स, सोर्सेज और आरडीए वो सारा कंप्लीट हो गया है। और आज 5th चैप्टर में ही जो दूसरा न्यूट्रिएंट है प्रोटीन, वो हम शुरू कर रहे हैं। तो प्रोटीन जो न्यूट्रिएंट है, जो हमारे मेन न्यूट्रिएंट होते हैं, हमारे रोज़ के जो डाइट है, रोज़ का जो खाना है, उसके अंदर 6 न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल यानी खनिज लवण और जल। तो प्रोटीन बहुत ही एक ज़रूरी पोषक तत्व है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत सारे कार्य करता है। प्रोटीन को सबसे पहले मुल्दर नामक एक वैज्ञानिक ने उसको खोजा था और मतलब प्रोटीन की उन्होंने खोज करके और हमें ये दर्शाया कि जो प्रोटीन है वो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होता है। मतलब ये कार्बनिक यौगिक तो है ही, ये कार्बनिक यौगिक ही होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है, तो ये भी कार्बनिक है, इसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। लेकिन उन्होंने कहा ये नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होता है, मतलब इसमें इन तीनों के अलावा नाइट्रोजन 16% नाइट्रोजन इसमें उपस्थित होती है, इसलिए इसको नाइट्रोजन युक्त पदार्थ कहा जाता है। और उसके अलावा और भी इसमें खनिज लवण पाए जाते हैं, फास्फोरस, सल्फर, आयरन, कॉपर, जिंक, ये थोड़े थोड़े से मिनरल होते हैं जो कि इनके साथ ही पाए जाते हैं। ग्रीक भाषा में अगर हम देखें कि प्रोटीन का क्या मतलब है, प्रोटीन का मतलब होता है प्रथम स्थान ग्रहण करना। प्रथम स्थान ग्रहण करना मतलब हमारी बॉडी में प्रोटीन का एक बहुत ही प्रमुख स्थान है, क्योंकि अगर प्रोटीन नहीं होगा तो बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो बहुत सारे फंक्शन हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, वो नहीं हो पाएंगे। वो आगे हम जब इनके फंक्शन और ये सब पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि प्रोटीन हमारे शरीर में बहुत सारे कार्य करता है, इसलिए इसका नाम है प्रथम स्थान ग्रहण करना। और वैसे भी अगर हम मात्रा के अनुसार देखें कि क्वांटिटी वाइज कौन सी चीज़ हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा मिलती है, तो पानी सबसे ज़्यादा मिलता है। लेकिन पानी के बाद में प्रोटीन ही एक ऐसा न्यूट्रिएंट है, पोषक तत्व है, जो हमारी बॉडी में सबसे अधिक पाया जाता है। प्रोटीन हमारे शरीर में बहुत सारे कार्य करता है, प्रोटीन के फंक्शन हम बाद में पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ ऐसा इंट्रोडक्शन होना चाहिए आपको इतना सा पता होना चाहिए कि प्रोटीन हमारे शरीर में क्या क्या बनाता है। प्रोटीन हमारे शरीर में एंजाइम, हार्मोन, हमारी मांसपेशियाँ, रक्त, अस्थियाँ, उपास्थियाँ और जो हर कोशिका होती है, कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, तो प्रत्येक कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसको बनाती हैं। स्किन को बनाता है, मतलब हमारी जो त्वचा है उसको प्रोटीन बनाता है, हमारे दांतों को बनाता है। तो बहुत सारी चीज़ों को, इंटरनल ऑर्गन्स को, बहुत सारे जो हमारे अंदर रस हैं, बहुत सारे जो लिक्विड्स हैं, उनको प्रोटीन हमारे शरीर में उनका निर्माण करता है। इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हमें इसे प्रतिदिन हमारी डाइट में एक अच्छे अमाउंट में, जो हमें कहा गया है आरडीए के अकॉर्डिंग, दैनिक मांग के अनुसार, वो हमें इसे खाना ही चाहिए। उसके बाद में हम ये कहेंगे कि प्रोटीन जो है वो किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है। जैसे एक मकान है, वो एक ईंट से मिलकर बना हुआ है, या अपना शरीर है वो एक कोशिका से मिलकर बना है, वैसे ही प्रोटीन की जो आधारीय स्तंभ है या बिल्डिंग ब्लॉक है या फिर एक इकाई है, तो सरलतम जो इकाई होती है प्रोटीन की, हम उसे अमीनो अम्ल कहते हैं। अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल कहते हैं।
अब अमीनो अम्ल का मैंने कल परसों भी आपको जब भी इसके पहले लेक्चर हुआ था तब भी मैंने एक बार आपको अमीनो अम्ल का पूरा जो सूत्र है वो लिखकर बताया था। अभी वापस बता रही हूँ। अमीनो अम्ल में एक कार्बन होता है और बीचों बीच, और कार्बन के तरफ चारों वैलेंसी होती है, 4 संयोजकता होती है कार्बन की। तो चारों संयोजकता पे कुछ न कुछ चिपका हुआ होना चाहिए, मतलब कोई न कोई एक तत्व जो है वो वहाँ चिपका हुआ होता है। तो कार्बन के चारों तरफ मतलब 4 वैलेंसी है, यानी 4 जगह है, तो 4 जगह में एक तरफ तो अमीनो समूह होता है, मतलब अमीनो ग्रुप का जो है तत्व वो होगा। दूसरी तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप वो चिपका हुआ होता है, COOH कार्बोक्सिल ग्रुप, और एक तरफ अमीनो ग्रुप, एक तरफ आप देख रहे हैं हाइड्रोजन। तो 3 तरफ तो ये ऐसे लगे हुए होते हैं। चौथी तरफ इसमें R ग्रुप होता है, और R कैन बी चेंजेबल, मतलब R चेंज होता रहता है। चेंज कैसे होएगा, अभी जैसे ये नाम मैं बताऊंगी तो इनका भी सूत्र यही होता है, लेकिन 3 तरफ तो यही होगा। जैसे एलेनिन है, एलेनिन का 3 तरफ तो यही होगा, अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप, लेकिन R में चेंज हो जाता है, किसी में CH2 है, किसी में CH4 है, किसी में कुछ है। तो ये एलेनिन में जैसे मान लो कुछ एक चीज़ है, फिर वो हट जाएगी, कुछ आ जाएगा, ग्लाइसिन हो जाएगा, फिर सीरीन हो जाएगा। तो अमीनो अम्ल का जो सूत्र होता है, केमिकल जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इस तरह से है कि कार्बन बीच में है, चारों तरफ उसके कोई न कोई तत्व लगा रहता है, लेकिन 3 तरफ तो हमेशा वही रहते हैं। एक तरफ अमीनो समूह, एक तरफ कार्बोक्सिल समूह, एक तरफ हाइड्रोजन, और चौथी तरफ जो होता है वो R समूह होता है, और R समूह जो है वो परिवर्तित होता रहता है। जैसे जैसे वो परिवर्तित होता है वैसे वैसे उस अमीनो अम्ल के नाम बदलते रहते हैं। अब अगर मान लो हम इसको एक अमीनो एसिड कह रहे हैं, तो एक अमीनो एसिड हमने यहाँ बना दिया और दूसरा अमीनो एसिड हमने उसी के पास में बना दिया, क्योंकि हम कह रहे हैं कि प्रोटीन अमीनो अम्ल के मिलने से बनता है। तो जब 2 अमीनो अम्ल मिलते हैं तो कैसे मिलते होंगे, तो एक अमीनो अम्ल और दूसरा अमीनो अम्ल दोनों मिल गए। दोनों मिलने से एक का अमीनो समूह, तो दूसरे का अमीनो तो इधर है, तो इसका कार्बोक्सिल समूह होएगा इधर। तो एक का कार्बोक्सिल समूह और एक का अमीनो समूह दोनों मिलते हैं। दोनों के मिलने से इसमें से तो H निकलता है, इसमें से OH निकलता है, मतलब H2O, जल, पानी। पानी का सूत्र क्या है, H2O, हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन का 1 अणु। तो एक H2O का कण निकल जाता है। निकलने के बाद में यहाँ H निकला तो क्या बचा, NH, यहाँ से OH निकल गया तो क्या बचा, CO। तो NH और CO ये बच गया पानी के अणु के निकलने के बाद में। तो NH और CO जो चीज बनी है, हम उसे पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड बंध कहते हैं। पेप्टाइड बंध किसे कहते हैं, एग्जाम में अगर आता है हमारे, तो पेप्टाइड बंध किसे कहते हैं, हमें ये लिखना है 2 अमीनो अम्ल के बीच एक अमीनो अम्ल का अमीनो समूह दूसरे अमीनो अम्ल के कार्बोक्सिल समूह से क्रिया करता है, दोनों मिलते हैं, दोनों में से एक पानी का अणु अलग हो जाता है और वहाँ NH और CO नामक यौगिक बनता है, और वो जो बॉन्डिंग होती है दोनों की, वो जो एक साथ बन जाते हैं, हम उस बंध या बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड बंध या पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। ठीक है। अब 2 अमीनो अम्ल के बीच में तो पेप्टाइड लिंकेज हो गई, लेकिन अगर 3 होंगे तो क्या होगा, 3 के बीच में डाइपेप्टाइड, 2 के बीच में मोनो हो गया, 3 के बीच में 2 होंगी तो डाइपेप्टाइड, 4 के बीच में 1 2 3 ट्राइपेप्टाइड लिंकेज, और अनेक हो जाएंगी तो पॉलीपेप्टाइड लिंकेज।
मतलब पॉलीपेप्टाइड्स बन जाते हैं। तो अमीनो अम्ल जो है वो ऐसा होता है, जब दो अमीनो अम्ल मिलते हैं तो एक अमीनो अम्ल का अमीनो समूह दूसरे अमीनो अम्ल का कार्बोक्सिल समूह दोनों मिलते हैं, दोनों में से पानी का एक अणु हट जाता है और बचता है NHCO और इसे हम पेप्टाइड बंध कहते हैं। जब 2 के बीच में है तो पेप्टाइड बंध है, जब 3 के बीच में होता है तो डाइपेप्टाइड होता है, जब 4 के बीच में होता है तो ट्राइपेप्टाइड हो जाता है और अनेकों अमीनो अम्ल होते हैं तो पॉलीपेप्टाइड लिंकेज कहलाती है। ठीक है, ये पेप्टाइड लिंकेज के बारे में है। अगर हम ऐसे देखें कि एक अमीनो अम्ल कैसा होता होगा, तो एक अमीनो अम्ल में एक अमीनो समूह है, अमीनो मतलब क्षारीय प्रकृति, अमीनो यानी क्षारीय प्रकृति का यौगिक। दूसरी तरफ है कार्बोक्सिल समूह, कार्बोक्सिल समूह है अम्लीय प्रकृति का एक यौगिक। अब अम्लीय और क्षारीय एक एक हैं, दोनों अगर मिलेंगे तो क्या होगा, उदासीन यानी न्यूट्रल। तो जब एक सिंपल अमीनो अम्ल की हम बात करते हैं तो वो न्यूट्रल यानी उदासीन होता है, लेकिन जब यहाँ R चेंज होते रहते हैं तो वो अम्लीय भी हो सकते हैं और क्षारीय भी हो सकते हैं, अम्ल की तरफ भी जा सकते हैं, क्षार वाली तरफ भी जा सकते हैं। यहाँ R पे कौन सी चीज आके और चिपकती है उस अनुसार वो अम्लीय या क्षारीय कहलाता है। लेकिन एक अमीनो अम्ल अमूमन उसे हम उदासीन या न्यूट्रल अमीनो अम्ल कहते हैं। अमीनो एसिड्स जो होते हैं, मैं हमेशा और भी क्लासेस में बताती आई हूँ कि अमीनो अम्ल जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। हमेशा कहती हूँ एक असेंशियल अमीनो एसिड्स, एक नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स, मतलब एक आवश्यक अमीनो अम्ल, एक अनावश्यक अमीनो अम्ल। आवश्यक अमीनो अम्ल जो हैं वो हमारी बॉडी में निर्मित नहीं हो सकते, उन्हें हमें रोज खाना है हमारे भोजन के द्वारा, इसलिए हम इन्हें आवश्यक अमीनो अम्ल यानी असेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। और जो नॉन असेंशियल अमीनो एसिड हैं यानी अनावश्यक अमीनो अम्ल, तो अनावश्यक अमीनो अम्ल हमारी बॉडी में यानी हमारे शरीर में निर्मित हो सकते हैं। मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप भोजन के द्वारा लो, क्योंकि वो हमारी बॉडी में अपने आप बन जाएंगे। तो जो बन जाते हैं अपने आप वो अनावश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं, और जो नहीं बनते हैं हम उन्हें आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। अमीनो अम्ल करीब 22 होते हैं और 22 अमीनो अम्ल में 10 अमीनो अम्ल जो होते हैं वो होते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल, यानी हमें रोज लेना है डाइट से। 10 में से भी बच्चों के लिए एक आर्जिनिन एक्स्ट्रा होता है, मतलब 10 ही चीज जो है वो बच्चों के लिए होती है, वयस्कों के लिए बाकी 9 भी काफ़ी होते हैं। तो 22 में से 10 तो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं और 12 अमीनो अम्ल अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। इन अमीनो अम्ल के थोड़े से आपको नाम भी याद होने चाहिए कि कौन से आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। 10 अमीनो अम्ल हैं आर्जिनिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, लाइसिन, मिथियोनिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, वैलिन और फिनाइल एलेनिन। आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं आर्जिनिन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, लेकिन आर्जिनिन को अगर हम परिवर्तित करना चाहें हिंदी के वर्ड में तो वो नहीं होता है। जैसे केमिस्ट्री में होता है कि कार्बन तो कार्बन ही कहलाता है, कार्बन की हिंदी कुछ भी नहीं होती है, या हाइड्रोजन की हिंदी कुछ भी नहीं होती है, हम हाइड्रोजन ऐसे ही लिखते हैं। तो इसमें भी थोड़ा सा ऐसा ही है, इसलिए कोई घबराने वाली बात नहीं है कि 10 आवश्यक अमीनो अम्ल के नाम आपको याद करने हैं। आर्जिनिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, लाइसिन, मिथियोनिन, थ्रियोनिन, वैलिन, ट्रिप्टोफैन और फिनाइल एलेनिन। ये तो 10 आवश्यक अमीनो अम्ल जो हमें रोज भोजन यानी आहार के द्वारा लेने हैं। क्यों?
क्योंकि ये हमारे शरीर में बन नहीं पाते, निर्मित नहीं हो पाते। लेकिन जो दूसरे 12 अमीनो अम्ल हैं वो हमारे शरीर में निर्मित हो जाते हैं, इसलिए इन्हें भोजन से प्रतिदिन लेना जरूरी नहीं है। ये 12 अमीनो अम्लों के नाम हैं एलेनिन, ग्लाइसिन, सीरीन, थायरोक्सिन, सिस्टाइन, टायरोसिन, प्रोलीन, हाइड्रोक्सीप्रोलीन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, हाइड्रोक्सीग्लूटामिक एसिड और नॉन ल्यूसीन। इनको भी उसी तरह से हिंदी में लिख सकते हैं एलेनिन, ग्लाइसिन, तो अपने को पूरे नंबर मिलेंगे, लेकिन जो चीज़ है वैसे ही अपन को लिखनी है। ऐसे हर कुछ लिखेंगे तो हमें नंबर नहीं मिल पाएंगे। तो क्योंकि ये नाम जो है वो बहुत मतलब साइंटिस्ट ने सारा काम करके उसके बाद में हमको पूरा बना के दिए हैं, तो हम इसमें नाम को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो 12 अनावश्यक अमीनो अम्ल हैं, उनके नाम मैं वापस बोल रही हूँ। एलेनिन, ग्लाइसिन, सीरीन, थायरोक्सिन, सिस्टाइन, टायरोसिन, प्रोलीन, हाइड्रोक्सीप्रोलीन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, हाइड्रोक्सीग्लूटामिक एसिड और नॉन ल्यूसीन। ये 12 अमीनो अम्ल हमारे शरीर में निर्मित हो जाते हैं, इसलिए हम इन्हें रोज़ डाइट में नहीं भी लेंगे तो कोई बीमारी नहीं होगी, और इसीलिए हम इन्हें नॉन असेंशियल अमीनो अम्ल यानी अनावश्यक अमीनो अम्ल के नाम से कहते हैं। ये सारा बहुत प्रोटीन का पहले वाला इंट्रोडक्शन है कि प्रोटीन क्या है, किससे बना हुआ है, अमीनो अम्ल क्या है। अब प्रोटीन का जो क्लासिफिकेशन है उसके ऊपर आते हैं हम कि प्रोटीन का वर्गीकरण क्या है। प्रोटीन को किस तरह से वर्गीकृत किया है या क्लासिफाई किया है। प्रोटीन के कई तरह के वर्गीकरण होते हैं, जिसमें पहला वर्गीकरण जो है वो मैं पढ़ा रही हूँ गुण के आधार पर। प्रोटीन को उसके गुण यानी उसकी क्वालिटी के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। प्रोटीन को उसके गुण के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। गुण मतलब क्वालिटी, और क्वालिटी का मतलब कि कौन कौन से अमीनो अम्ल उसमें प्रेजेंट है, मतलब कितनी मात्रा में और कितने नंबर्स में असेंशियल अमीनो अम्ल की उपस्थिति एवं मात्रा। मतलब नॉन असेंशियल की बात नहीं हो रही है यहाँ। अगर आवश्यक अमीनो अम्ल सारे उपस्थित हैं या फिर आवश्यक अमीनो अम्ल थोड़े कम उपस्थित हैं या फिर आवश्यक अमीनो अम्ल बिल्कुल उपस्थित नहीं हैं, ये कंडीशंस हैं इसमें। तो हम इसका प्रोटीन का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन को क्लासिफाई किया है, वर्गीकृत किया है उसके गुणों के आधार पर। गुण मतलब क्वालिटी, और यहाँ गुण का मतलब है कि आवश्यक अमीनो अम्लों की उपस्थिति एवं उनकी मात्रा, मतलब वो उपस्थित हैं या नहीं हैं तो कितनी मात्रा में उपस्थित हैं। तो गुण के आधार पे प्रोटीन को 3 वर्गों में बांटा है। पूर्ण प्रोटीन, आंशिक पूर्ण प्रोटीन और अपूर्ण प्रोटीन। पूर्ण मतलब कंप्लीट प्रोटीन, आंशिक पूर्ण प्रोटीन पार्शियली कंप्लीट प्रोटीन, और अपूर्ण प्रोटीन मतलब इनकम्प्लीट प्रोटीन। नाम से भी समझ में आ रहा है कि पूर्ण प्रोटीन में सब कुछ होता होगा, आंशिक में थोड़ा कम होता होगा, अपूर्ण में नहीं होता है। हाँ, ऐसा ही कुछ है। देखिए, पूर्ण प्रोटीन यानी कंप्लीट प्रोटीन, इन प्रोटीन में ऑल असेंशियल अमीनो एसिड्स प्रेजेंट रहते हैं। सारे आवश्यक अमीनो अम्ल इन प्रोटीन में उपस्थित रहते हैं। कोई भी ऐसा आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं है जो कि यहाँ नहीं रहता होगा, इनमें सभी उपस्थित रहते हैं, इसलिए इसे हम पूर्ण प्रोटीन यानी कंप्लीट प्रोटीन कहते हैं। किसमें पाए जाते हैं कंप्लीट प्रोटीन? जैसे अंडे में जो होता है एग ग्लोब्यूलिन, दूध में केसिन के रूप में। तो अगर हम दूध या अंडा खा रहे हैं तो हमें पूर्ण प्रोटीन मिलता है। पूर्ण प्रोटीन खाने से क्या फायदे हैं?
पूर्ण प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि में सहायक होता है, हमारे शरीर के नियामक कार्य करता है, रेगुलेटरी फंक्शंस, मतलब एसिड बेस बैलेंस है, पानी का बैलेंस है, टेम्परेचर का बैलेंस है कि हमारे को कितना जो सामान्य तापमान रखना है। तो कई सारे हमारे शरीर में रेगुलेटरी फंक्शन होते हैं, वो सारे ये कर लेता है। तो ग्रोथ भी पूरी होती है, मतलब वृद्धि भी पूरी होती है, नियामक कार्य पूरे होते हैं और व्यक्ति का वजन भी सामान्य बना रहता है। ये सब जो है वो पूर्ण प्रोटीन खाने से होता है। दूसरा वर्ग है आंशिक पूर्ण प्रोटीन, पार्शली कंप्लीट प्रोटीन, यानी पार्शली थोड़ा थोड़ा कंप्लीट है। तो इसका मतलब ही दिख रहा है कि 1 या 2 आवश्यक अमीनो अम्ल इन प्रोटीन में एब्सेंट होते हैं। मतलब आंशिक पूर्ण प्रोटीन में 1 या 2 अमीनो अम्ल, आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं पाए जाते, या तो 1 नहीं पाया जाता या 2 आवश्यक अमीनो अम्ल इनमें नहीं पाए जाते। एग्जाम्पल, जैसे अनाजों में लाइसीन नहीं पाया जाता और दालों में मिथियोनिन नहीं पाया जाता। लेकिन जैसे हम दोनों को मिक्स करके बनाते हैं तो दालों में लाइसीन है तो वो अनाज को दे देगा, अनाज में मिथियोनिन है वो उसको दे देगा। मतलब दोनों की खिचड़ी अगर बना के खा रहे हैं तो हमें पूर्ण प्रोटीन मिलता है। लेकिन अगर दाल ही दाल रोज खा रहे हैं तो मिथियोनिन की कमी होगी, अनाज ही अनाज रोज खा रहे हैं तो लाइसीन की कमी होगी। तो आंशिक पूर्ण प्रोटीन का मतलब है 1 या 2 आवश्यक अमीनो अम्ल इन प्रोटीन में उपस्थित नहीं होते हैं। और एग्जाम्पल, दालों में मिथियोनिन नहीं होता और अनाजों में लाइसीन अमीनो अम्ल नहीं पाया जाता। अगर ये आंशिक पूर्ण प्रोटीन कई दिन तक हम खाते रहें ऐसे ही तो क्या होगा? तो ये होगा कि जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। जो भी बच्चा या जो भी वयस्क जो भी खा रहा है उसमें ग्रोथ यानी वृद्धि रुक जाएगी। हालांकि उसका वजन सामान्य रहेगा क्योंकि दूसरे अमीनो अम्ल तो हैं, वजन सामान्य रहेगा और टूट फूट की मरम्मत भी होती रहेगी। टूट फूट की मरम्मत प्रोटीन करता है, कहीं कट लग गया है, कहीं कुछ हो गया है, तो टूट फूट की मरम्मत भी सही होगी, वजन भी सामान्य होएगा, लेकिन ग्रोथ यानी वृद्धि रुक जाती है। तीसरा वर्ग जो है प्रोटीन का वो है अपूर्ण प्रोटीन, इनकम्प्लीट प्रोटीन। नाम से भी पता चल रहा है कि अपूर्ण मतलब कि इसमें कोई भी अमीनो अम्ल यानी आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं पाए जाते या फिर बहुत ही कम मात्रा में आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, या तो होते ही नहीं है या होते हैं तो बहुत ही कम, इसलिए हम इसे अपूर्ण यानी इनकम्प्लीट प्रोटीन कहते हैं। किसमें पाए जाते हैं? जो सब्जियां, फलों में पाए जाते हैं। फलों में जो जिलेटिन नामक अमीनो अम्ल है वो बिल्कुल उसमें कुछ भी आवश्यक अम्ल, ये जो प्रोटीन है फलों का, इस प्रोटीन में जिलेटिन में कोई भी आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं होते। या फिर अगर हम कॉर्न खाते हैं, मक्का, तो मक्का का जो प्रोटीन है जीन में भी कोई भी आवश्यक अमीनो अम्ल इन 10 में से कोई भी नहीं पाया जाता। हालांकि दूसरे काम करता है मक्का, ऐसा नहीं है कि मक्का को नहीं खाना चाहिए, मक्का को या फलों को, इनमें और चीज़ें होती है, मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है, रेशा होता है, वो सब। लेकिन अभी हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं, तो फलों में जो प्रोटीन जिलेटिन पाया जाता है उसमें कोई आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं होता। जो मक्का होती है उसमें जो जीन प्रोटीन पाया जाता है उसमें कोई आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं होता। इसका मतलब है कि ये अपूर्ण प्रोटीन होते हैं। अगर हम अपूर्ण प्रोटीन को कई दिन तक खाएं, इनको खाते रहें, तब क्या होगा? यहाँ तो वृद्धि रुकी थी, यहाँ भी वृद्धि रुक जाएगी, लेकिन यहाँ वजन सामान्य था, यहाँ वजन भी कम होता जाएगा। यहाँ टूट फूट की मरम्मत वगैरह होती थी, लेकिन यहाँ तो सारी ही शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण कम हो जाएगा। एसिड बेस बैलेंस भी नहीं होगा, वाटर बैलेंस भी नहीं होगा, टेम्परेचर बैलेंस भी नहीं होगा। मतलब हमारे शरीर के कई सारे जो नियामक कार्य होते हैं, रेगुलेटरी फंक्शन होते हैं, वो नहीं हो पाएंगे क्योंकि ये अपूर्ण प्रोटीन है। ये जो प्रोटीन है इसमें आवश्यक अमीनो अम्ल है ही नहीं। अगर वो नहीं है तो ये सब कार्य नहीं हो पाते हैं।
तो आज जो ये लेक्चर था ये है प्रोटीन न्यूट्रिएंट के ऊपर। प्रोटीन एक ऐसा पोषक तत्व है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन को मुल्दर नामक एक व्यक्ति ने खोजा था और उन्होंने खोज के हमें बताया था कि प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त एक पदार्थ है। कितना नाइट्रोजन होता है इसमें? 16% नाइट्रोजन प्रोटीन में पाया जाता है। वैसे प्रोटीन कार्बनिक यौगिक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक था, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलता है, इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है, लेकिन उसके अलावा 16% नाइट्रोजन होता है। उसके अलावा फास्फोरस, कॉपर, जिंक, आयरन ये सब भी पाए जाते हैं। अगर हम प्रोटीन को ग्रीक भाषा में देखें कि इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है प्रथम स्थान ग्रहण करना। प्रथम स्थान ग्रहण करने का मतलब है कि प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ही प्रमुख स्थान रखता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल हमारे शरीर के लिए करता है। हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा पानी जो पोषक तत्व है वो पाया जाता है और पानी के बाद में प्रोटीन ही सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। 6 पोषक तत्व जरूरी होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, मिनरल्स, विटामिन्स और जल। तो जल सबसे ज़्यादा होता है। जल के बाद में प्रोटीन की मात्रा हमारे शरीर में सबसे अधिक पाई जाती है। उसके अलावा प्रोटीन हमारे शरीर में बहुत सारे कार्य करता है। बहुत सारी चीज़ों को, इंटरनल ऑर्गन जो अंदर के हमारे अंग हैं उनको, अंदर जो स्राव हैं उनको, जो सिक्रीशन होते हैं ना तरल पदार्थ, उनको बनाता है। हड्डियों को, दांतों को, कईयों को बनाता है। तो वो हमारे अंदर मांसपेशियों को बनाता है, हड्डियों को बनाता है, रक्त को बनाता है, हमारी त्वचा, हमारे दांतों को बनाता है, एंजाइम और हार्मोन को बनाता है, और हमारी जो उपास्थियाँ हैं, अस्थि के पहले जो ये छोटी सॉफ्ट वाली उपास्थि होती है, उपास्थियों को, और कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है, गोल गोल वाला सबसे बीच का पार्ट, उसको बनाने में भी प्रोटीन मदद करता है। प्रोटीन को बनाने वाली इकाई को क्या कहते हैं? प्रोटीन को बनाने वाली इकाई को हम अमीनो अम्ल यानी अमीनो एसिड कहते हैं। अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अमीनो अम्ल की अगर हम संरचना देखते हैं तो वो कुछ इस तरह से होती है। कार्बन बीच में और दो तरफ, एक तरफ अमीनो समूह जो क्षारीय होता है, एक तरफ कार्बोक्सिल समूह जो अम्लीय होता है, और एक तरफ हाइड्रोजन और चौथी तरफ आर समूह होता है। आर समूह हमेशा परिवर्तित होता रहता है और परिवर्तित होने से ये नाम जो हैं वो अमीनो अम्ल के चेंज होते रहते हैं। हम एक अमीनो अम्ल की प्रकृति को उदासीन कहते हैं क्योंकि अमीनो अम्ल में हमेशा क्षार होता है, अम्ल होता है, दोनों के एक एक क्षारीय प्रकृति का एक कॉन्स्टिट्यूट हुआ, एक अम्लीय, तो दोनों मिले तो ये उदासीन हो जाता है। यदि हम 2 अमीनो अम्ल को मिलाते हैं, प्रोटीन बनता है ना, तो 2 अमीनो अम्ल को जब मिलाते हैं तो एक अमीनो अम्ल का अमीनो समूह और दूसरे अमीनो अम्ल का कार्बोक्सिल समूह दोनों मिलते हैं और पानी के एक अणु को निकाल देते हैं। पानी के एक अणु को निकालने के बाद में NHCO ऐसे एक यौगिक बनता है और यहाँ जो बॉन्ड बनी, जो बंध बना या लिंकेज बनी, हम उसको पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड बंध कहते हैं। इसको जब 2 के बीच में होता है तो पेप्टाइड बंध, मतलब मोनोपेप्टाइड हुआ। जब 3 के बीच में होगा तो डाइपेप्टाइड बॉन्ड या डाइपेप्टाइड लिंकेज। 4 अमीनो अम्ल के बीच में ट्राइपेप्टाइड लिंकेज, और बहुत सारे अमीनो अम्ल होते हैं तो पॉलीपेप्टाइड लिंकेज होती है। ये जो अमीनो अम्ल हैं ये 2 तरह के होते हैं, एक आवश्यक अमीनो अम्ल, एक अनावश्यक अमीनो अम्ल। आवश्यक अमीनो अम्ल यानी असेंशियल अमीनो एसिड, ये हमें प्रतिदिन हमारे भोजन से लेने पड़ते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी में निर्मित नहीं हो सकते। लेकिन जो अनावश्यक अमीनो अम्ल हैं, नॉन एसेंशियल अमीनो अम्ल हैं, वो हमारी बॉडी में बन जाते हैं, निर्मित हो जाते हैं, इसलिए इन्हें भोजन में लेना प्रतिदिन जरूरी नहीं है। अमीनो अम्ल करीब 22 तरह के हैं जो
उनमें 10 अमीनो अम्ल आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं और 12 अमीनो अम्ल अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। जो 10 आवश्यक अमीनो अम्ल हैं उनमें बच्चों के लिए 10 हैं आर्जिनिन के साथ और वयस्कों में 9 अमीनो अम्ल भी काफ़ी होते हैं। तो 10 अमीनो अम्ल जो आवश्यक अमीनो अम्ल हैं वो हैं आर्जिनिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, लाइसिन, मिथियोनिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, वैलिन और फिनाइलएलेनिन। ये आवश्यक अमीनो अम्ल हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, हमें प्रतिदिन खाने चाहिए। फिर जो नॉन एसेंशियल अमीनो अम्ल है वो है एलेनिन, ग्लाइसिन, सीरीन, थायरोक्सिन, सिस्टाइन, टायरोसिन, प्रोलीन, हाइड्रोक्सी प्रोलीन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, हाइड्रोक्सी ग्लूटामिक एसिड और नॉन ल्यूसीन। ये आपको याद करने पड़ेंगे बाय नेम। अब ये जो सब अमीनो अम्ल हैं ये हमारी बॉडी में होते हैं। अब इनके होने और नहीं होने से हमारी बॉडी में कई सारे फंक्शन जो है वो अफेक्टेड यानी प्रभावित हो जाते हैं। अब हम प्रोटीन का एक दूसरा पॉइंट लेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन यानी प्रोटीन का वर्गीकरण। प्रोटीन के वर्गीकरण कई तरह के हैं। एक वर्गीकरण मैं अभी बता रही हूँ कि प्रोटीन को उसके गुण के आधार पर 3 वर्गों में बांटा जाता है। गुण मतलब क्वालिटी, यानी इसमें कितने अमीनो अम्ल, असेंशियल अमीनो अम्ल, कितने आवश्यक अमीनो अम्ल उपस्थित हैं उसके आधार पर हम इसकी गुण क्वालिटी देखते हैं और इनके 3 वर्ग बनाते हैं। 3 वर्ग हैं पूर्ण प्रोटीन, कंप्लीट प्रोटीन, आंशिक पूर्ण प्रोटीन, पार्शली कंप्लीट प्रोटीन और अपूर्ण प्रोटीन यानी इनकम्प्लीट प्रोटीन। पूर्ण प्रोटीन जिनमें कि सारे आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं और वो किसमें होते हैं? अंडे में, दूध में केसीन, अंडे में एग एल्ब्यूमिन। और वो क्या करते हैं? वो वृद्धि भी करते हैं, वजन को सामान्य रखते हैं, रेगुलेटरी फंक्शन करते हैं, वो सब कार्य करते हैं। आंशिक पूर्ण प्रोटीन में 1 या 2 अमीनो अम्ल नहीं होते हैं। वो किसमें नहीं होते हैं? जो दालें होती हैं उसमें मिथियोनिन नहीं होता, अनाजों में लाइसिन नहीं होता। तो ये क्या करते हैं? वृद्धि को कम कर देते हैं, वृद्धि को रोक देते हैं, लेकिन वजन सामान्य रहता है और दूसरा टूट फूट की मरम्मत और ये सब होती रहती है। अपूर्ण प्रोटीन जो है उनमें बिल्कुल भी आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं पाए जाते या फिर बहुत ही कम पाए जाते हैं। किसमें होते हैं वो? मक्का में जीन जो प्रोटीन है उसमें कोई सा भी आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं होता। दूसरा, फलों में जो जिलेटिन प्रोटीन है उसमें कोई सा भी असेंशियल अमीनो अम्ल नहीं पाया जाता। तो अगर इनको बहुत दिन तक हम खाते जाएंगे, उनको खा रहे हैं, तो वृद्धि नहीं होगी, टूट फूट की मरम्मत नहीं होगी, वजन कम हो जाएगा और जो जितनी भी क्रियाएं हैं, शारीरिक क्रियाएं आंतरिक, वो सब जो हैं उन पर नियंत्रण हट जाएगा और सब जो शरीर का जो रेगुलेटरी फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ये एक तरह का वर्गीकरण है। अब नेक्स्ट क्लास में दूसरा वर्गीकरण यानी प्रोटीन का एक और क्लासिफिकेशन है वो पढ़ाऊंगी मैं। थैंक यू।